Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 5 to 8 and FLP2 paper, any second half book paper. There are total 31 questions in this paper, that is full board pattern paper, comprising 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. First of all, there are MCQs. MCQ सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले ऐसे दो ऑप्शन स्किप कर दें जो कि उसकी स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल ही रिलेट नहीं करते हैं। उसके बाद आपके पास जो दो ऑप्शंस बचते हैं उनमें से आप चूज़ करें कि विच वन इज़ द क्लोजेस्ट वन। सो इस तरीके से जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो देयर इज़ अ मोर चांस ऑफ योर MCQ टू बी करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है विच में कोवलेंट बॉन्ड विद हैलोजन। ओके, हैलोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? अब आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन मेटल है या नॉन मेटल है, देन यू कैन डिसाइड। ओके, सो हैलोजन एक नॉन मेटल है और कोवलेंट बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है? बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान ही बनता है। ठीक है, तो हैलोजन भी नॉन मेटल है तो दूसरी चीज़ भी नॉन मेटल ही होनी चाहिए। ओके, सो नाउ यू वुड सी सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। सो इनमें से सोडियम के साथ इसका आप कह सकते थे कि भी सोडियम क्लोराइड होता है, बट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, दैट इज़ एन आयनिक बॉन्ड, इसलिए बिल्कुल नहीं आ सकता। सिमिलरली एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम बोथ आर मेटल्स, सो ये भी इसके आंसर में नहीं आ सकती हैं। राइट आंसर इज़ ऑक्सीजन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन जब होता है जिंक एंड HCl का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें कौन होता है? सो इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने के लिए आपको इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी और उससे फिर आपको इजीली पता चल जाएगा, लाइक Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। बैलेंस कर लें इसको। ओके, सो जिंक की यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखें तो जिंक यहाँ फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है और दैट्स वाई यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। इसके अलावा HCl में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का आपको पता है हमेशा +1 होता है, तो क्लोरीन का -1। यहाँ पर जिंक का और क्लोरीन का देखें, क्लोरीन का तो होता है -1 आपको पता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो -2, मतलब -2 हो जाएगा और फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जिंक का आ जाएगा +2 और हाइड्रोजन यहाँ न्यूट्रल स्टेट में है और दैट्स वाई यहाँ फ्री स्टेट में इसका 0 होगा। उसने पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। वैसे तो आप वैसे भी बता सकते हैं क्योंकि जिंक ए ऑप्शन को आप सबसे पहले स्किप कर सकते हैं क्योंकि जिंक मेटल है, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आप ए ऑप्शन खुद से भी स्किप कर सकते हैं सबसे पहले, बाकियों में से आपको देखना पड़ेगा। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन जो है यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, प्लस चार्ज का मतलब है निकाला हुआ है। यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन अब 0 स्टेट में है, दैट मीन्स यहाँ इसने ना इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है ना लिया हुआ है, यानी ये जो इसने निकाला था पहले वो अब इसने ले लिया तभी ये 0 न्यूट्रल हो गया। ओके, जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ था वो अब इसने गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया हाइड्रोजन ने, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो हम कह सकते हैं H पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में है, दैट्स वाई आपके पास C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन का सिंबल। सो बच्चे यहाँ पे OH माइनस तो नहीं हो सकता, दैट इज़ हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, ये नहीं आ सकता। इसके अलावा इन दोनों में से बेटा C ऑप्शन करेक्ट है, H3O प्लस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द सोल्यूशन इज़ नॉट स्टेबल। सो यहाँ से कौन सा स्टेबल नहीं है? यहाँ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो जो आपने पढ़ा हुआ है कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आप हीट करते हैं तो वो साल्ट मज़ीद डिज़ोल्व होता है, तो अगर आप हीट हटा देंगे तो वो साल्ट फिर से क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा, अनडिज़ोल्व फॉर्म में, दैट मीन्स स्टेबल नहीं होगा। इसलिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। evaporation is reverse to
एवेपोरेशन का रिवर्स कौन सा प्रोसेस है इनमें से? सो एवेपोरेशन क्या होती है? लिक्विड से गैस में जाना। ओके, तो अब वो रिवर्स पूछ रहा है, यानी गैस से अगर लिक्विड में आए तो क्या कहलाएगा? तो बच्चे बॉइलिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि बॉइलिंग में तो लिक्विड को ही बुक किया जाता है, यानी ये तो इसके आप रिवर्स नहीं कह सकते, इसके कह सकते हैं इसके साथ साथ चलता है बॉइलिंग का। ठीक है, मेल्टिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि मेल्टिंग में तो सॉलिड इन्वॉल्व होता है, लिक्विड और गैस का नहीं होता। ठीक है, आप फ्रीजिंग में भी आप देखें तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाता है, नहीं लिक्विड गैस का ये भी नहीं है, तो इनको आप स्किप कर दें। आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचती है, इसको आप टिक कर सकते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स दोबारा से इकट्ठे होते हैं और वह लिक्विड में चेंज होते हैं। डी ऑप्शन यानी करेक्ट है। नेक्स्ट है, चार्ल्स डिस्क्राइब हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपैंड व्हेन हीटेड इन ईयर बताना है, तो बच्चे बी ऑप्शन है 1802। सो यहाँ पे आपको चार्ल्स लॉ का वो रीज़न जो है वो जो स्टेटमेंट है वो आपको पता चलेगी कि पिंक बॉक्स में रिटन है हेयर। He described in 1802 how gases tend to expand. Okay. Next है boiling points of alcohol. अल्कोहल का boiling point क्या है इनमें से? सो बेटा इट इज़ बी ऑप्शन 78। यहाँ पे भी आप 100 को पहले स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 100 आपको पता है वाटर का है, तो बाकी तीनों में से ही आप देखेंगे कोई ना कोई हो सकता है। नेक्स्ट है शुगर इन वाटर, इसकी एग्जांपल है। आप खुद ही देखिए शुगर क्या है, सॉलिड होता है ना, और वाटर लिक्विड होता है, तो यू कैन से सॉलिड इन लिक्विड। ओके, यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम थायो सल्फेट इज, सो इट इज Na2S2O3। यही आपके पास जो है इसका फॉर्मूला है, और ये अगर आप देखना चाहेंगे कहाँ पर प्रेजेंट है, तो बच्चे ये चैप्टर के एंड पे जहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज आता है वहाँ पर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट MCQs है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम मेटल इज, सो इट इज़ 97 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कंफर्म यहाँ से करेंगे, लास्ट चैप्टर का MCQs है ये। हेयर सोडियम एंड मेल्टिंग पॉइंट है 97। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम इज यूज टू रिमूव विच वन फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से वो क्या चीज़ है जिसको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है? बच्चे कार्बन पहले ही आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता ही होता है, तो पेट्रोलियम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए वहाँ पे कार्बन मस्ट है, इसको रिमूव नहीं करना होता। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप देखेंगे कि क्या है, तो बच्चे ऑक्सीजन भी कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, इसको भी नहीं। सल्फ़र इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कैल्शियम सल्फ़र को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट इज़ ऑप्शन नंबर 12। 2 ग्राम NaCl है, इज़ यूज टू इज़ डिज़ोल्व इन 200 ग्राम वाटर। परसेंटेज मैथ बाय मैथ निकालनी है, क्या करेंगे? ऊपर फार्मूला लिखेंगे इसका, आप मैथ ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ऊपर 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे सोल्यूशन का मैथ, ये तो वाटर का मैथ है, सोल्यूशन है ये भी प्लस ये भी, यानी 200 + 2 202। ठीक है, तो 2 को आप 202 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.99। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। शॉर्ट क्वेश्चन है, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सो कार्बन की कौन सी फॉर्म स्टेबल है? बच्चे सारी ही फॉर्म्स आप लिखेंगे। ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, बकी बॉल्स। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर? सो यू विल राइट rhombic sulfur exist at room temperature। ठीक है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो 96 टेम्परेचर के ऊपर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है, तो 96 से बिलो में वो रोम्बिक ही रहता है। वाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, आपके पास है सोल्यूशन वाला चैप्टर है जिसमें आपको ये मिलेगा। ओके, सॉलेबिलिटी के अंदर हेयर KNO3 का पूछा है। ठीक है, तो आप ये लिखें, यहाँ से ही लिखेंगे सारा यहाँ तक। ठीक है,
यानी क्यों? क्योंकि बच्चे जब KNO3 वाटर में डाला जाता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो वो सराउंडिंग से हीट सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाई इज एनोड मेड अप ऑफ अ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब लिखेंगे बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड and metal loses its electrons to become ions, and then the ions of this metal goes towards the cathode and deposited over the object. okay, ये सारा आप इसमें लिखेंगे। यानी कि बच्चे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, इसीलिए एनोड के ऊपर हमने उस मेटल को रखा है जिसको हम जिसकी लेयर हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, और हमारा अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कैथोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एनोड क्या करेगा, वहाँ ऑक्सीडेशन होगी और वो जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगी और आइंस बन के सोल्यूशन में आ जाएगी। अब जब सोल्यूशन से आएगी तो फिर सोल्यूशन में उसके पॉजिटिव आइंस कैथोड की तरफ जाएंगे और फिर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करके एक मेटल जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर बना देती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टिन कॉटिंग। सो हेयर इज टिन कॉटिंग। फिजिकली टिन को जो है वो कोट किया जाता है आयरन के ऊपर कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आप लिखेंगे कि पहले आयरन को साफ़ किया जाएगा हर लिहाज से, सैंड से, वाटर से, कास्टिक से, हर लिहाज से क्लीन किया जाएगा और ड्राई करके फिर उसको मोल्टन टिन के बाद के अंदर डिप कर दिया जाएगा और फिर उसे हॉट रोलर्स में से गुजारा जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, तो वो टिन की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है उसका। आगे यूजेस हैं कि इसको बेवरेजेस और फूड कैंस में यूज़ किया जाता है, और ये जो जब ये लेयर ऊपर से ब्रेक हो जाती है तो दोबारा आयरन को जंग लगने का खदशा होता है। नेक्स्ट गिव नॉन मेटेलिक ट्रेंड इन हैलोजेंस। हैलोजेंस के अंदर नॉन मेटेलिक ट्रेंड लिखना है। You will write the non-metallic trend of halogens increases, decreases लिखेंगे। The non-metallic trend of halogens decreases down the group. So fluorine is the most non-metallic element and iodine is the least. Why ionization energy of sodium is less than magnesium? So you will write because of the small size of sodium. अच्छा, सोडियम बच्चे आता है आपके पास पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में, जबकि मैग्नीशियम आता है सेकंड ग्रुप में। अब लेफ़्ट टू राइट की बात है, यानी ये लेफ़्ट सोडियम लेफ़्ट पर आ रहा है और मैग्नीशियम राइट साइड पे आ रहा है, तो जो लेफ़्ट से राइट वाली रीज़न है वही आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सो आप लिखेंगे ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम nucleus attracts the outermost electron weakly in sodium. That's why removal of electron is easier. So ionization energy of sodium is less than magnesium. Okay, बच्चे, क्योंकि सोडियम का आप देखिए एटॉमिक नंबर क्या है 11, मैग्नीशियम का क्या है 12, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ 12 प्रोटॉन है, यानी एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहा है, और ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकलना फिर भी थोड़ा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स का। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स? सो इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। अच्छा, वैल्यू, क्योंकि एक टेबल है उसमें आपके पास लिखा गया, उसमें से आप वैल्यू लिखेंगे। हेयर दिस इज़ अ अल्कली मेटल एंड दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये आप लिखेंगे, ठीक है। कि इनकी दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, और क्योंकि अच्छी मेटल्स हैं, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स निकालती हैं, तो इनके आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ आप मेंशन कर देंगे कि ये होती हैं, तो इससे पता चलता है कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं उनसे ही पता चल जाता है कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, तभी तो वैल्यूज़ इनकी कम है। नेक्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेफिनेशन आएगी और एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सो ये आपके पास 7 चैप्टर में आता है। हेयर
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन देंगे कि ये एक सेल होता है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल बना हुआ है जिसके अंदर इट इज़ अ सिस्टम, ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम जिसमें एक बैटरी होती है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, और एक यहाँ पर ओके, सो इट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेफिनेशन तो यहाँ पर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिस वन, ठीक है। मैं भी कहूँ कि ये तो एक उन्हें जनरल बताना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक बैटरी है और सिस्टम होता है, और वाकई उन्होंने यहाँ पर सही बताया हुआ, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी। ओके, यानी कि एक 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और उनको एक सोल्यूशन में डिप किया, उस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कनेक्टेड हुए हैं बैटरी के साथ, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहाँ पर 2 तरह से रिएक्शन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए रिएक्शन हो, या फिर रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। सो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन सोल्यूशन। सो सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, ठीक है। डिफाइन मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space, for example chair, table, solids, etc. Next, name the types of electrochemical cells. So there are 2 types of electrochemical cells, electrolytic cell, galvanic cell. What do you mean by 24 karat gold? तो बच्चे ये आपके पास आएगा पिंक बॉक्स में, चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक पिंक बॉक्स है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो बेटा एक्चुअली गोल्ड की प्योरिटी के लिए ये एक यूनिट है कैरेट, ठीक है, और क्योंकि गोल्ड इतना सॉफ्ट है उसमें लाजमी कोई ना कोई और मेटल मिक्स की होती है, ठीक है। सो अगर गोल्ड कम्प्लीटली प्योर है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये 24 कैरेट है, ठीक है। यानी कैरेट को अगर आप डिफाइन करोगे तो वो ये होगा कि नंबर ऑफ वेट ऑफ गोल्ड जो कि 24 पार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि अगर अलॉय है जिसमें गोल्ड भी प्रेजेंट है और उसके अलावा एक और मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, और वो अलॉय अगर उसके 24 हिस्से हैं, अगर उन 24 में 24 ही गोल्ड ही हो, यानी दूसरी कोई मेटल है नहीं, तो फिर दैट इज़ कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। अगर कोई और मेटल आ जाएगी, जैसे कि 2 हिस्से किसी और मेटल के हैं और 22 हिस्से गोल्ड के हैं, तो फिर आप कहोगे 22 कैरेट गोल्ड है ये, ठीक है। उससे साफ पता चल जाएगा कि इसमें 2 हिस्से किसी और मेटल के हैं, चाहे कॉपर है चाहे जो भी है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेट। नेक्स्ट डिफाइन मोलैरिटी, डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन और उसका फार्मूला आ जाएगा सोल्यूशन वाले चैप्टर में। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, रिप्रेजेंट इसको m से करते हैं और दिस इज़ अ फार्मूला। पहले ऊपर नंबर ऑफ मोल लिखेंगे और उसका फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अगर एक कंपाउंड है MX3, उसमें m और x का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। सो इसके लिए आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन पहले बनाएंगे m प्लस x इज इक्वल्स टू MX3। अब 3x हो गए तो यहाँ 3 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आप लिखेंगे इफ़ यू अज्यूम दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, अज्यूम दैट। सो फिर आप एक सेकेंड उससे हाँ कहता है कि MX3 में m और x, ओके ऑक्सीडेशन आपको ये इक्वेशन की इसमें ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, MX3 का सिंपल आपने निकालना है। MX3 x को आप अज्यूम कर लें -1 है। अब आप इसको सॉल्व करें, m को m ही रहने दें और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, m प्लस आएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 इज इक्वल्स टू 0 और m का क्या आ जाएगा +3।
दैट मीन्स कि x का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 अगर, तो m का आएगा +3। ठीक है। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट आर लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एप्लीकेशन का बेस क्वेश्चन है, यानी कि कॉपर को किस तरह से रिफाइन किया जाता है, इंडस्ट्री में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन का मार्क होगा, फिर रिएक्शन का भी मार्क होगा और डायग्राम का भी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, इम्प्योर कॉपर को बेटा रिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए इम्प्योर का ऑलवेज इम्प्योर का कैथोड बनाते हैं और जो प्योर चीज़ है जिसको आप उसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं उसका एनोड बनाएंगे। ठीक है, और ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन कॉपर के सॉल्ट का है, कॉपर सल्फेट। ओके, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। एनोड के ऊपर प्योर कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर 2+ बना देगा और वो जो सोल्यूशन में चले जाएंगे कॉपर 2+ आइंस, उसके बाद कॉपर 2+ आइन कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे और कॉपर बन जाएंगे और ये जो सॉलिड कॉपर है इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए मोटा हो गया, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया और ये कम होता चला जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन। सो पहले आप सोल्यूशन की डेफिनेशन देंगे, फिर एग्जाम्पल एंड देन आप उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे सारी। डेफिनेशन सोल्यूशन की यही है कि अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, और एग्जांपल है ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स्ड इन वाटर। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल डायमीटर के होते हैं, उनका डायमीटर है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसके अलावा सेकंड है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी पूरा प्रॉपरली यूनिफॉर्म मिक्स हुआ होता है एक जैसा। सेकंड है कि पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा जब हम इन्हें फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं तो पार्टिकल्स इजीली फ़िल्टर पेपर के छोटे छोटे सुराखों में से गुजर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं होते कि वो ऊपर आ सके। इसके अलावा पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जब लाइट उनके ऊपर डाली जाती है तो लाइट को सीधा ही गुजरने देते हैं, लाइट उनसे स्कैटर नहीं होती, तो टेंडल इफेक्ट भी शो नहीं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि आप बैलून जिसमें 1.6 dm³ ऑफ एयर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री C पे और प्रेशर का मतलब है 1 atm प्रेशर, यानी इसका इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना है 180। सो इज टेकन अंडर वाटर टू अ डेप्थ एट, जब उसका प्रेशर इंक्रीज होके 3 atm हो गया, यानी पहले उसका प्रेशर कितना था 1 और अब उसका प्रेशर हो गया है 3। सो आगे वो कहता है कि टेम्परेचर अनचेंज्ड है। आपको टेम्परेचर अनचेंज से ही पता लग जाना चाहिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएगा बच्चे, बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर अनचेंज रहता है। सो व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ बैलून, बैलून का वॉल्यूम क्या होगा, डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आपने बॉयल्स लॉ लगाना है, सिंपल P1 V1 = P2 V2। ठीक है, और उससे आपने वॉल्यूम निकाल लेना है और एंड पे बता देना है। अगर वॉल्यूम इससे ज़्यादा हो गया तो आपने कहना है एक्सपैंड, अगर कम हो गया तो कहना है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और सारा आपने पहले गिवन रिक्वायर्ड लिखना है, जो दिए हुए हैं सारी चीज़ें लिखनी है, 1.5 मार्क्स के होंगे, फिर फार्मूला लिखना है, फिर सॉल्यूशन एंड देन यूनिट। सो लेट्स सॉल्व इट। ये आपका
इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो हमें गिवन रिक्वायर वगैरह लिखना है और फार्मूला लिखना है। ओके, सो फार्मूला तो हमें पता है P1 V1 बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमें V2 निकालना है फाइनल वॉल्यूम। तो कैसे होगा, P1 V1 यही रहेगा, ये वाला P2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनिशियल प्रेशर है 1 atm बिकॉज उसने कहा है स्टैंडर्ड प्रेशर, तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 1 atm होता है, आपको खुद से याद होना चाहिए। नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो 1.6 दिया हुआ है। फिर सेकंड प्रेशर उसने दिया हुआ है 3 atm। सो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.53 dm क्यूब। ओके, ये हमारे पास आंसर है। सेकेंडली वो पूछ रहा है डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वॉल्यूम हमारे पास ये था 1.6 dm क्यूब और अब वॉल्यूम है 0.53, यानी कि कम हो गया, पहले 1 था अब 0 में आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। आप नीचे लिखेंगे वॉल्यूम हैज़ बीन डिक्रीज, दैट मीन्स द बैलून कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, के वॉल्यूम कम होने का मतलब है बैलून सिकुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, 5 मार्क्स की होंगी। सो ये है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, आप हेडिंग्स बनाकर इनको लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट है जी इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर। ओके, कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, जो उनकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बिकॉज दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जैसे क्लोरीन है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक की कमी है ना, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। और सेकंड पॉइंट है कि ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाती हैं। तो मेटल्स के साथ अगर ये कंबाइन होती हैं तो ये आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, लेकिन अगर अपने जैसी नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड NO2। इसमें 2 नॉन मेटल्स हैं तो ये कोवलेंट हैं। थर्ड है जी ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। एंड फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो बेटा डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि एसिड क्या है, अगर आपको अगर आप को पता हो तो बेटा एसिड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो। ठीक है, लेकिन ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इन्हें तो खुद नॉन मेटल्स को तो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि ये एसिड को दे सकें। ठीक है, इन्हें तो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट्स वाई ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं।